अकेले अमेरिका के पास इतनी शक्ति है कि 500 बार पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। फाइल में महात्मा गांधी जी का भी नाम है, हम नहीं बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। अभी जो वर्तमान में 4-5 महीने से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, उससे देख करके लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में वो धार नहीं जो पहले थी। कोई बात है। और इतना मजबूर आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। इतनी बड़ी घटना हो रही है, रूस यूक्रेन लड़ रहा है, अमेरिका इजराइल ईरान के सुप्रीमो को मार रहा है, वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को उठाकर ले जा रहा है, और इवन की कहाँ चल रही है। तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था अभी बच गई है, ऐसा कोई नहीं, सिर्फ विधवा विलाप करने के लिए बची है। का सिर्फ डॉलर की बादशाहत को जो भी चुनौती देगा, उसके साथ अमेरिका सरेआम युद्ध करता है। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, अभी आप देख रहे होंगे लगातार कि गैस, पेट्रोल, डीजल सहित अन्य चीज़ों को लेकर के एक मामला जो है वह चल रहा है, और लोगों के अंदर एक अफवाह फैली हुई है, या फिर सरकार तो इसे अफवाह बता रही है, प्रशासनिक पदाधिकारी भी इसे अफवाह बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यह तब स्थिति उत्पन्न हुई है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, और युद्ध की जैसे ही शुरुआत हुई थी तब से यह कयास लगाए जा रहे थे कि गैस, पेट्रोल, डीजल पर आफत आने वाली है, और उसकी आफत अब आप अपने घर के बगल में भी देख रहे हैं, अपने घर में भी देख रहे हैं, क्योंकि लगातार लोग सैकड़ों की संख्या में गैस टंकी को लेकर के कतार में खड़े हैं, कई जगह हंगामा भी हो रहा है। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इसी पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज इस विषय पर, खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्राचार्य सरकारी मध्य विद्यालय डेमा पलामू के नरेंद्र पांडे जी, हमारे बाईं ओर बैठे हुए हैं बीच में, और हमारे बाईं ओर ही किनारे में बैठे हुए हैं अरविंद सिंह, तक्षशिला पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर। पूर्व में भी इनसे हम लोगों ने कॉन्क्लेव किया है, बातचीत की है, और गंभीर मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया है। आज फिर गंभीर मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है इस पर विस्तार से चर्चा करना दर्शकों के डिमांड पर ही हमने ये आज तय किया है। तो सबसे पहले हम सवाल अरविंद सर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सर काफ़ी इन सभी चीज़ों पर डीप नॉलेज रखते हैं। सर, अभी जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो बढ़ता हुआ टकराव देखा जा रहा है, यह केवल क्षेत्रीय संघर्ष है या विश्व व्यवस्था को बदलने वाला मोड़ साबित हो सकता है? धन्यवाद आपको कि आप हमको इतना तरजीह देते हैं, विद्वान समझते हैं। हकीकत वैसा है नहीं, ये आपका नैरेटिव या परसेप्शन हो सकता है, लेकिन मुझे मालूम है कि हमें उतनी जानकारी नहीं है जितना आप उम्मीद रखते हैं। फिर भी अगर मेरे पास जो नॉलेज होगा, जो समझ होगा, वो आपके बीच में कहूँगा। देखिए, युद्ध का ये पहला प्रश्न था आपका कि विश्व युद्ध का रूप ले सकता है कि नहीं जी। तो अब ये संभव शायद नहीं है। परमात्मा करे कि विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न न हो, और उत्पन्न होने वाला भी नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि नाटो को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपील किया कि कागजी शेर हैं लोग, कितने तरह के ताड़ने दिए, उलाहने दिए, उनको आमंत्रित किए, जैसा कि पहले युद्ध में भाग लिया करते थे नाटो के और लोग। इंग्लैंड हाथ खड़ा किया, फ्रांस हाथ खड़ा कर दिया, जर्मनी हाथ खड़ा कर दिया, बोला कि ये यूनिलेटरली ये युद्ध को थोपे हैं ईरान पर। नहीं, रसिया ने बोला कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे प्रमाणित हो सके कि ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट का प्रोग्राम चला रहा था। उसके पास 60% इनरिच यूरेनियम था, जो अभी भी है। फर्दर किसी प्रकार की एक्टिविटी का ट्रेस नहीं मिला है, लेकिन फिर भी एक स्थिति उत्पन्न हो ही गई है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि अब न हारने वाला बचेगा न जीतने वाला बचेगा। सबके पास सशक्त हथियार है। अकेले
अमेरिका के पास इतनी शक्ति है कि 500 बार पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। उससे ज़्यादा शक्ति रूस के पास है। रूस के पास इतने एटॉमिक बम है कि 500 से ज़्यादा बार पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। तो इसीलिए अब युद्ध की स्थिति, विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न शायद नहीं होगी, हमें ऐसा लगता है। और अगर कुबुद्धि ही सवार होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो बात अलग है, लेकिन हमें नहीं लगता है। हमारे साथ नरेंद्र पांडे सर हैं। सर, इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा वैश्विक शक्तियां शांति बनाए रखने में कितने सक्षम है सर? देखिए, जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात है, तो एक ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कंट्रोल करने के लिए बना था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, और वो 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और उन्हीं के पास वीटो पावर है, वो ही इस संस्था को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो परमानेंट मेंबर हैं, नाटो के नहीं, यूएनओ के जो परमानेंट मेंबर हैं, काउंसिल के जो मेंबर हैं, जो मेन है यूएनओ का, तो यूएनओ का ये लोग कुछ धज्जियां उड़ा कर रख देते हैं। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना हो रही है, रूस यूक्रेन लड़ रहा है, अमेरिका इजराइल ईरान के सुप्रीमो को मार रहा है, वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को उठाकर ले जा रहा है, और इवन की कहाँ चल रही है। तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था अभी बच गई है, ऐसा कोई नहीं, सिर्फ विधवा विलाप करने के लिए बची है। बची खुची बात और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो पूरी जो दुनिया है वो आप समझ लीजिए कि कई खेप में बटा भी था और कई खेमे में बटा हुआ भी है। एक्चुअली ये जो गेम है वर्ल्ड वार के बाद, थर्ड वर्ल्ड वार के बाद, जैसा कि इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जैसा कि इन्होंने कहा हमारे बड़े भाई अरविंद जी ने, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा, लेकिन ये छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ हैं, पावर बैलेंस वाली जो लड़ाई है, वो चलते रहे। आखिर ये लड़ाई सर क्यों हो रही है? अभी देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध जो हुआ, उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो इजराइल को खुले तौर पर सपोर्ट कर रहा है। तो ये स्थिति सर उत्पन्न क्यों हुई युद्ध को लेकर? इसका सिर्फ डॉलर की बादशाहत को जो भी चुनौती देगा, उसके साथ अमेरिका सरेआम युद्ध करता है। ये आज से नहीं, ये केवल डॉलर की लड़ाई है, डॉलर की बादशाहत की लड़ाई है। अभी आप देख लीजिए, ईरान जो है 90% तेल चाइना को देता है और युआन में देता है, युआन में देता है वो। अब था इंडिया को भी ईरान तेल देता था। ईरान जब तेल देता था तो 12% इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, वो प्रति बैरल 12% कम रेट पर इंडिया को तेल ईरान देता था। 1914 तक की स्थिति ये थी, नहीं 18 तक की स्थिति थी कि क्रूड ऑयल ईरान से इंडिया को आता था। नहीं तो अब उसमें एग्रीमेंट इंडिया के साथ क्या था कि इंडिया रुपया में भुगतान करेगा, रुपये में मिलता था। उसके बाद एफडीआई के तहत क्या था कि इंडिया के यूको बैंक में 60% अमाउंट जो तेल बेचने से ईरान को प्राप्त होगा, वो इंडिया में एफडीआई करता था वो। इसके बावजूद अमेरिकी सरकार ने प्रतिबंध लगाया, इंडिया पर भी लगाम लगाया। इंडिया उस प्रेशर को बियर नहीं कर पाया, इंडिया रोल बैक कर लिया। चाइना जबकि अभी भी तेल खरीदता है, तो चाइना क्या करता है कि बदले में सारे इक्विपमेंट्स वहाँ की उन लोग को पनडुब्बी, उन लोग का रडार सिस्टम, सारी चीज़ को इनरिच करता है, ड्रोन को इनरिच करता है, बहुत तरह का सपोर्ट करता है उनको। तो मूल मुद्दा है यहाँ डॉलर की बादशाहत को जो भी चुनौती देगा, उसके विरुद्ध अमेरिका युद्ध करेगा। तो क्या लगता है सर कि ये जो संघर्ष है, ये जो युद्ध है, बड़े पैमाने पर यानी कि ग्लोबल वार में बदल सकता है? देखिए, अब वो स्थिति में नहीं है। इस समस्या को जानने के लिए आपको एक शब्द है पेट्रो डॉलर, उसको बढ़िया से जानना पड़ेगा कि पेट्रो डॉलर क्या है।
नहीं। और मैं समझता हूँ कि पांडे सर बहुत बढ़िया से बता सकते हैं आपको कि पेट्रो डॉलर क्या है। इसके बाद मैं इस विषय पर प्रकाश डालूंगा। पेट्रो डॉलर देखिए, हमारे बड़े भाई अरविंद जी जो बोले, तो इन्होंने कहा कि पूरी जो लड़ाई हो पेट्रो डॉलर की। एक्चुअली पेट्रो डॉलर क्या है? अमेरिका का शर्त है, कंडीशन है कि जो भी पेट्रोल बिकेगा वो डॉलर में बिकेगा। इन्होंने अभी कहा कि ईरान जो है मतलब चीन को दे रहा है, तो चीन को दे रहा है तो चीन अपने रुपया में खरीद रहा है, या इंडिया को डायरेक्ट ईरान से अगर खरीदना पड़ेगा तो हो सकता है, जैसा कि इन्होंने चर्चा किया था बार्टर सिस्टम, तो ईरान को बहुत बड़े पैमाने पर फूड ग्रेन्स की जरूरत है, तो इंडिया कैन सप्लाई फूड ग्रेन्स और उसके बदले में वो तेल ले सकता है, बहुत सस्ता तेल ले सकता है, जिसके हिंदी में आमतौर पर ये वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो देखिए लड़ाई जो एक्चुअली क्या है, इन्होंने कोर में जो लड़ाई है वो पेट्रो डॉलर है। उसका सीधा कहना है कि कोई भी पेट्रोल मिडिल ईस्ट बेचेगा, मिडिल ईस्ट का कोई भी देश, वो सीधा पेट्रोल बेचो और हमारी करेंसी में बेचो। अच्छा, और हमारी करेंसी का नाम किसका है? अमेरिका का कहना है। और यही शर्त आपको सऊदी अरब, जो इन्होंने कहा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा तेल जो भंडार है सऊदी अरब में, यूएई में, मिडिल ईस्ट में, इन तमाम देशों को गुलाम बना के रखे हुए हैं। और उसका कहना है कि तुम्हारी जो सिक्योरिटी है, अमेरिका जो है सिक्योरिटी को हम रखते हैं, तुम्हारे पर कोई हमला करेगा हम उसको हिफाजत करेंगे, बट पेट्रोल को बेचना है डॉलर में। अच्छा, अब देखिए आप समझ सकते हैं बात को। ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है इंडिया। सारी ईरान का आप समझ लीजिए कि ईरान एक ऐसा देश है जहां वर्षों से, फारस जिसका नाम है, वर्षों से इंडिया का रिलेशन है, सांस्कृतिक कल्चरल रिलेशन है इंडोनेशिया से, ईरान से। लेकिन ईरान से अब डर से कहिए, चाहे वैश्विक रिलेशन से कहिए, ईरान से डायरेक्ट आप आयात नहीं कर पा रहे हैं। क्या? पेट्रोल। वही पेट्रोल आ रहा है बीच में। हम चाहते तो रुपया देकर ला सकते हैं। अब रही बात इसका ग्लोबल कंसिक्वेंसेज, परिणाम, जैसा कि अभी आपने बोला कि क्या इसका ग्लोबल वार हो सकता है कि नहीं। देखिए अब हर एक देश जो है, जैसा कि इन्होंने कहा कि एक एक देश के पास इतना एटम बम है। अच्छा, ये कहते हैं ना कि मरता क्या न करता। अगर कोई मरने लगेगा, वो लगेगा कि मेरा सर्वाइवल है, जैसे इंडोनेशिया, जैसे इजराइल, जैसे अमेरिका, जैसे रशिया। तो अंत में पावर बैलेंस करने के लिए जिस प्रकार से 9 अगस्त 1945 को जापान पे बम गिरा दिया, कौन? अमेरिका। पावर बैलेंस करने के लिए सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान, वैसा फिर भी हो सकता है। तो ये जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो रहा है, छिटफुट लड़ाइयां होकर अब अमेरिका खुद बैकफुट पर है। वो लड़ाई तो छोड़ दिया, लेकिन इंडोनेशिया जो परंपरागत ट्रेडिशनल लड़ाई में अब वो थोड़ा कम पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। ये लोग ईरान भारी पड़ रहा है, ईरान भारी पड़ रहा है, या अन्य दबाव में भारी पड़ रहा है, जो ग्लोबल प्रेशर भी तो पड़ रहा है। अब मान लीजिए ऊर्जा क्राइसिस हो रहा है, इंडिया सहित कई एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री को जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, तो उसका भी तो प्रेशर है। एक व्यापार, ट्रेड रिलेशंस पे प्रेशर है। तो ये जो प्रेशर भी रोकेगा। और ये थर्ड वर्ल्ड वार अभी फिलहाल अरविंद बाबू आई थिंक नहीं हो। देखिए इस कहानी का शुरुआत हुआ क्या, ईरान का शासक था रेजा पहलवी। रेजा पहलवी, तो रेजा पहलवी जब था तो वो ईरान का लिटरेसी रेट देखिएगा, वहाँ के लोगों को पढ़ाई लिखाई देखिएगा, तो महिलाओं में लिटरेसी रेट एबव 90%। महिलाओं में महिला पुरुष वहाँ के काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं। अभी जो खामनेई जिनकी हत्या हुई, वो भी काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और इंडिया का सिविलाइजेशन और वहाँ का ईरान का सिविलाइजेशन एक जैसा था। हम लोगों के यहाँ वेद पूजनीय है, उनके यहाँ जैन व्यवस्था था नहीं। हमारे यहाँ इंद्र, वरुण, अग्नि का उपासना होता था, उनके यहाँ भी इंद्र, वरुण, अग्नि का उपासना होता था। अंतर सिर्फ क्या है कि हम लोग इंद्र को हीरो मानते हैं और वो लोग इंद्र को विलेन मानते थे। पारसी लोग अग्नि पूजा करते थे। तो आर्यन सभ्यता, आर्यन का अभी भी वो लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि मैं आर्यन हूँ, भले मुस्लिम क्यों नहीं हो गए, पहले फारसी थे। तो आप देखिएगा कि इंडिया में भी फारसी हैं। उनकी जनसंख्या शायद, अगर पांडे सर मैं सत्य बोल रहा हूँ तो माने 0.01% के आसपास पारसी अल्पसंख्यक, 1 to 3%, जिसमें जितने धनी लोग हैं, जैसे टाटा को ले लीजिए, पारसी हैं। इंदिरा गांधी के जो हस्बैंड थे वो भी पारसी थे।
या जो भी पारसी हो बहुत धनी थे। इंडिया में पहले जब उन लोग को अरबी लोग लूट मचाए, पूरे ईरान को गुलाम बना दिया, चूँकि पारसी बहुत शांति प्रिय पहले हुआ करते थे। पढ़ाई लिखाई, चित्रकला और उनकी शैली, उनके यहाँ मंदिरों या ये मंदिरों की शैली बहुत लाजवाब थी। तो उन लोग लूटे गए अरबी लुटेरों के द्वारा और पूरे मुसलमान बना दिए गए। लेकिन आज भी उन लोगों में एसेंस वो अग्नि पूजा का है। वो लोग अग्नि लेकर के भारत में आया था, गुजरात में, जो अभी कुछ पारसी गोवा में बसे हैं। आज भी देखिएगा वो लोग का फेस कट, उन लोग का जीनोम सिस्टम, टॉकिंग सिस्टम, तो बहुत सभ्य तरीके से बात करते हैं। बहुत पढ़ाई लिखाई पर वो लोग ध्यान देते हैं। अब मेरा कहना यहाँ क्या था कि ये जो पारसी हैं, शायद मैं भूल गया किस विषय पर चर्चा कर रहा था। विषय पर चर्चा पेट्रो सिस्टम सर। हाँ, पेट्रो सिस्टम पर बता रहे थे। तो वो रेजा पहलवी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो सबसे पहले राजा ने क्या किया, वहाँ एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट हुआ, तेल का नया नया खोज हुआ था और ईरान में खोज पहले हुई थी। तो वहाँ क्या हुआ कि एक एग्रीमेंट हुआ, इंग्लैंड के व्यापारी, इंग्लैंड का कंपनी वहाँ आया था, इंग्लैंड सरकार के द्वारा कंट्रोल था। तो हुआ क्या कि 14% हम तेल निकालेंगे और 14% आपको टोटल आएगा। 14% मैंने बेनिफिट का 14% आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं, तरेजा पहलवी के बाद एक और आए, उन्हीं के खानदान के, राजा पहलवी, शायद उनका नाम नहीं, रेजा पहलवी के बाद एक शासक है। तो उन्होंने क्या किया कि बोले क्या कि ये देश हमारा, मिनरल रिसोर्सेज हमारे देश का, इंग्लैंड उसका शोधन करे, इंग्लैंड उसका दोहन करे, इंग्लैंड उसका प्रॉफिट कमाए और हम लोग को मात्र 14%। उन्होंने क्या किया कि पूरी कंपनी को, ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। इंग्लैंड को दुश्मनी वहीं से शुरू हो जाता है। नहीं, उसके बाद इंग्लैंड को अमेरिका मदद करता है, उनका सरकार को लोग उखाड़, CIA और इंग्लैंड के जासूस मिल करके, एजेंट मिल करके उनकी सरकार को हटाते हैं। नहीं, 1989 तक वो शासन चलता है, जो अमेरिकी पपेट गवर्नमेंट थी। और इंग्लैंड का जो पपेट गवर्नमेंट था 1979 तक चलता है। 80 में खोमेनी आए, खोमेनी, हाँ, 79 में खोमेनी आए और खोमेनी उसके बाद आए 89 में, ईरान में 89 में आए। और वो काफ़ी पढ़े लिखे धर्म गुरु थे। गांव गांव में, घर घर में घूम घूम करके लोगों को बताया कि आपके रिसोर्सेज को किस तरीके से इंग्लैंड और अमेरिका मिल के दोहन कर रहे हैं। नहीं, अंत में क्या हुआ कि वो पपेट जो सरकार थी, उसके जो प्रीमियर थे, उसके जो किंग थे, उनको भागना पड़ा। बाद में अमेरिका में जा कर के शरण लिए, उनका सत्ता को उखाड़ फेंका गया। नहीं, उसी समय से अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ईरान पर तिरछी निगाह रखते थे। उस समय से ही झगड़े का ही जड़ था। नहीं, और चूंकि ईरान का क्रूड ऑयल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, यहाँ रिफाइन करने में लागत कम आती है, और ईरान चूंकि एकदम बेसिन से सटा हुआ है, स्ट्रेट हॉर्मुज से सटा हुआ है, वहाँ व्यापार करना भी आसान होता है। एक्चुअली झगड़ा का वजह वो है नहीं कि पेट्रोलियम पर अमेरिका अंतोगत्वा पेट्रोलियम पर कब्जा चाहता है। यही स्थिति देखिए इराक का हुआ। सदाम हुसैन ने क्या किया, अभी पांडे सर बोल रहे थे कि जो भी डॉलर में पेट्रोल नहीं बेचेगा या नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, उसकी स्थिति अमेरिका खराब कर देगी। अभी इंडिया सर क्या कर रहा है? इंडिया डॉलर में खरीदता है या रुपया में? एक्चुअली क्या है ना, इंडिया की बात आप कर रहे हैं जी। तो इंडिया, यही चीज तो दिक्कत हो रही थी। इंडिया को रूस जो है अभी प्रेजेंट टाइम में, इंडिया रूस छूट दे रखा था
कि आप कोई भी करेंसी में आप खरीद सकते हैं, खासकर अपने रुपया में भी या हमारी रूसी करेंसी में भी डॉलर से छूट मिला हुआ था। अच्छा, रूस। तो आप समझ लीजिए कि जो कोरोना पीरियड जो है जिसमें आपके यहाँ आर्थिक मंदी नहीं आई और पेट्रोल का दाम 106 रुपए पर लीटर वैसे ही रह गया और बाकी नेबरिंग कंट्रीज में आप आसमान छू रहा था, तो उसका एकमात्र कारण था रूस से आप खरीद रहे थे, अब आपको डॉलर नहीं देना पड़ रहा था। अब इंडिया की ये रणनीति जो है अमेरिका को चुभ रही थी, क्योंकि अमेरिका को पता है, देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप अमेरिका में सरप्लस में है। देखिए अमेरिका के साथ मेरा जो एक्सपोर्ट होता है वो ज्यादा होता है इंपोर्ट के बजाय, यानी कि निर्यात हम ज्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं। और यहाँ इसलिए वो टैरिफ नहीं, अब जरा से इस बात को समझिए। अब अमेरिका को लग रहा था कि यह तो आदमी पूरी तरह से हम नफा के मामले में मेरे साथ स्टैंड में है, और पेट्रोल किससे खरीद रहा है? रूस से। अब समझ लीजिए कि जो एमएसएमई है, मतलब जो भी शॉर्ट टर्म का जो उद्योग है, उससे निकलने वाला कपड़ा, सिलाई वस्त्र जिसको बोलते हैं आप, और आपको गारमेंट्स, और इसके बाद ज्वेलरीज का सामान, इस और पेट्रोकेमिकल्स और दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब चीज़ों का व्यापार अव्वल दर्जे के अमेरिका से करते हैं। देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी को लोग बोलता है कि ये डम्मी मंत्री हैं, ये बोल नहीं रहे हैं। क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशन में चुप रहना पड़ता है। अब आप अमेरिका के साथ बताइए, एकाएक वो जब लगाने का जो आप बोल रहे हैं कि जो टैरिफ लगा रहा था और 500%, 1000% की जो बात हो रही थी, वो इसीलिए लगा रहा था कि पेट्रोल डॉलर में आप डॉलर से पेट्रोल नहीं खरीद रहे थे। उसका कहना था कि पेट्रोल वहां से खरीदो जहां डॉलर में आपको रुपया देना पड़े, क्योंकि आप मेरे से डॉलर कमा रहे हो, आप निर्यात अधिक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अमेरिका से डॉलर आपको अधिक मिल रहा है। तो अब बैकफुट पर इंडिया को आना पड़ा था। अब देखिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर अरविंद बाबू, बहुत ही कूटनीतिक फैसला लिए कि धीरे धीरे रूस को समझाना, देखिए रूस को समझाने में कामयाब हो गए। रूस भी इस बात को समझ रहा था, इसलिए रूस ने कहा कि आप एक सॉवरेन कंट्री है, आप निर्णय कुछ ले सकते हैं। फिर दुनिया के जितने सरकारें बदली, जितने युद्ध हुआ गल्फ कंट्रीज में, आप जनरल गद्दाफी को ले लीजिए। लीबिया का जो शासक जनरल गद्दाफी था, जनरल गद्दाफी को क्यों हटाया गया? जनरल गद्दाफी चुपके से एक प्लानिंग बना रहे थे कि हम तेल का आयात निर्यात दिनार में करेंगे। उसके एवज में क्या कर रहे थे? गोल्ड को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिए थे, गोल्ड की बैकिंग करना शुरू कर दिए थे। अब अमेरिका उनको बहाना करके जैसे तैसे जनरल गद्दाफी को हटाया, मार डाला, फांसी की सजा हुआ। आप इराक को देख लीजिए, इराक ने भी प्रयास किया, सद्दाम हुसैन, जबकि अमेरिका द्वारा ही बैठाए गए पपेट थे पहले, लेकिन सद्दाम हुसैन के अंदर में राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम जग गई। राष्ट्र प्रेम जब जग गया तो बोला कि नहीं से मैं डॉलर में ये नहीं करूँगा, निर्यात नहीं करूँगा। नहीं, नतीजा क्या हुआ कि सद्दाम हुसैन पर आरोप लगा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखने का, कुछ अलग अलग मामले लगा करके अंत में उनको अस्थिर किया गया, उनका सरकार को हटाया गया, उनको विभिषिका हुई, उनको मारा गया। उस समय जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध से तो ज्यादा भयानक था, ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी। सद्दाम हुसैन को भी उसी तरीके से हटाया। ईरान एक ऐसा बैरियर था जो अमेरिका के आंख में चुभता है। ईरान चूंकि आर्यन संस्कृति का है और वो हार मानने को तैयार नहीं था, ईरान चुपके से अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। अमेरिका बार बार चाहता था कि किसी तरीके से ईरान को कब्जे में लिया जाए। सारा खेल तेल का है, सारा खेल जो है वो तेल का है और कोई मामला है नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है कि डॉलर ही क्यों और अमेरिका ऐसा चाहता क्यों? बिल्कुल सवाल तो है नहीं कि डॉलर ही क्यों, आखिर अमेरिका चाहता क्यों है? मैं आपको बताया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो पहले व्यापार पौंड में होती थी, पौंड की स्थिति बहुत मजबूत थी। पूरे यूरोपियन कंट्री का इकोनॉमी एकदम चरमरा गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इंग्लैंड और फ्रांस उस अवस्था में नहीं थे
कि वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते थे, और कोई वैसी मुद्रा नहीं थी जिस पर कोई विश्वास कर सके। सपोज कीजिए रुपया लेकर के आप जाइए अमेरिका में, कहिए क्या कि नहीं से हमको ये सामान लेना है, दे दो। अमेरिका क्या बोला, मैं रुपया क्यों लूँ, आखिर मैं रुपया रख के करूँगा क्या, क्योंकि आपके रुपये का तो वैल्यूएशन है नहीं, इंटरनेशनल मनी है नहीं। चूँकि पूरे जन से पूरे विश्व समुदाय को ये विश्वास होना चाहिए कि एक ऐसी करेंसी जिस पर रिलायबिलिटी हो, जिस पर विश्वास हो कि इसको रखने से हम भविष्य में संकट में नहीं पड़ेंगे, या इससे हमको कुछ फायदा हो सकता है, नहीं फायदा हो सकता है। तो स्थिति यही है कि डॉलर का अभी कोई तोड़ नहीं है, डॉलर का अभी वर्तमान में कोई जवाब नहीं। ब्रिक्स कंट्री चोरी छुपे प्लानिंग तो कर रहे थे, बहुत अच्छा प्लानिंग था। अभी आपने सुना होगा सर, पांडे सर, कि रसिया का बैंक बॉम्बे में खुला नहीं, और इंडिया का बैंक रसिया में खुला नहीं। तो उस समय इंडिया बहुत बड़ा रिस्क लिया था। सपोज कीजिए रसिया में युद्ध छिड़ गया है, और युद्ध छिड़ गया है, वहाँ रूबल अगर इन्फ्लेशन रेट वहाँ का गिर जाता, वहाँ का मुद्रा का वैल्यूएशन गिर जाता, और इंडिया उतना रूबल रखे हुए था, तो इंडिया तो रातों रात कंगाल हो जाता। तो स्थिति वही है कि डॉलर पर विश्वसनीयता अभी भी है लोगों का। रिचर्ड निक्सन ने क्या किया था, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत पैसा कमाया, और पहले होता था कि डॉलर या कोई भी रुपया सोने के एवज में छापे जाते थे, और वर्ल्ड का 2/3 सोना अमेरिका में आ चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध में आ चुका था। तो उस समय अमेरिका ने कहा कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को बचाना है तो तुम लोग डॉलर में व्यापार करो, उसकी गारंटी हम ले रहे हैं, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। गारंटी अमेरिका तो लिया, लेकिन जब वियतनाम युद्ध में अमेरिका की स्थिति खस्ता हो गई, तो अमेरिका पर से लोगों का विश्वास उठने लगा। तो फ्रांस जैसे देश जो उनके रिलायबल कंट्री थे, एलाई कंट्री थे, वो कहने लगे कि हमारा सोना लौटा दो। अच्छा, सब लोग सोना लौटाने के लिए होड़ पड़ गया, भीड़ लगे कि सोना थी वो अमेरिका के पास थी। अमेरिका के पास था। जो कि मान लीजिए अब अमेरिका ने कहा कि 5,000 रुपये, सब कुछ कीजिए, $5,000 आप अमेरिका से लिए हैं, तो कभी भी अमेरिका जा करके अब $5,000 जमा कीजिए और उतना का सोना ले लीजिए। अच्छा, और सोना का मूल्य तय हुआ था कि इतने डॉलर में आपको इतने 3 पॉइंट कुछ ऑन्स सोना मिलेगा। अचानक यहाँ का अमेरिका की आर्थिक स्थिति खराब हुई, तो रिचर्ड निक्सन ने क्या बोला कि अब मैं सोना किसी को वापस नहीं करूँगा। उसी समय अमेरिकी लोगों ने दिमाग लगाया कि ये जो ब्लैक जो बिटुमिन है, ये जो ब्लैक बिटुमिन से निकलने वाला जो फॉसिल्स से जो ये है पेट्रोलियम है, उस पर कब्जा किया जाए। और उसी समय एक व्यवस्था हुई अरबियन कंट्री से, वहाँ के राजा से व्यवस्था हुआ कि एक ऐसी व्यवस्था किया जाए। वो अरब कंट्री लोगों को दिया, ये एश्योरेंस दिया कि हम क्या करेंगे कि तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम इसके बदले में क्या करो कि डॉलर में विनिमय करो, डॉलर में लेन देन करो। उसी समय से डॉलर चमक गया विश्व में। अब स्थिति क्या है कि इंडिया चाह करके भी या वर्ल्ड का कोई भी कंट्री चाह करके भी अमेरिका रूपी दरोगे के हंटर से बच नहीं सकता। जो वर्तमान स्थिति है, लाख इंडिया कुछ कह ले और लोग कंट्री कुछ कह ले, लेकिन वर्तमान स्थिति में अमेरिका के आगे सभी लोग विवश हैं। अभी जो सर स्थिति युद्ध चल रही है, क्या लगता है आपके अंदाज से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका इतना शक्तिशाली है कि कभी भी किसी भी देश को काफ़ी क्षति पहुंचा सकता है, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, लगातार अटैक पे अटैक होते जा रहा है,
इसके जो खेमनई थे उन्हें भी मार दिया गया। अब सर ये जो युद्ध चल रही है, तो क्या लगता है कब तक ये युद्ध चलेगी या फिर इस युद्ध पर विराम होगा? देखिए, अमेरिका चाहता है कि जल्दी से युद्ध समाप्त हो। अब चाहता है वो? अमेरिका चाहता है कि जल्दी से युद्ध समाप्त हो। क्यों चाहता है? इसीलिए मैं आपको एक थोड़ा सा, कतर में अमेरिका का थार्ड लगा हुआ था, सर्विलांस सिस्टम लगा हुआ था थार्ड। उसका कीमत जानते हैं कितना है? 22,000 करोड़ डॉलर। नहीं, प्रत्येक दिन 8,700 करोड़ डॉलर रुपए अमेरिका का खर्च होता है। युद्ध बर्बाद हो रहा है। ईरान का 15-16 लाख का उसका ड्रोन जाता है, 15-16 लाख का ड्रोन जाता है, और अमेरिका के 700 करोड़ के जहाज को तबाह कर देता है। उसके 700 अप्रॉक्सीमेटली 100-150 करोड़ के मिसाइल को, जो एक कौन मिसाइल है सर, वो जो उसका जो सबसे चर्चित जो अमेरिका का पैट्रियट, हाँ, पैट्रियट मिसाइल को क्या करता है को, अब एक ड्रोन पर 18 लाख के ड्रोन को मारने के लिए उनका 200 करोड़ का सिस्टम लगता है। नहीं, और कभी विश्व सोचा ही नहीं था कि थर्ड जो ये सिस्टम है उसको भी बर्बाद किया जा सकता है। कभी विश्व नहीं सोचा था। आप S-400 से 500 किलोमीटर की दूरी को इंटरसेप्ट करते हैं, और थर्ड जो सिस्टम है वो 5,000 किलोमीटर की चीज को ट्रैक कर लेता है। कतर में लगा हुआ था। पूरे जो गल्फ कंट्री हैं, जो ऑयल एक्सपोर्टर हैं, जिनको अमेरिका ठेका लिया था, जिनके पास अपनी सेना नहीं है रक्षा करने के लिए, ईरान सबको धू करके जला रहा है। अच्छा, चला रहा है। पूरी अमेरिकन इकोनॉमी जो है, ये युद्ध जितना देर तक चलेगा, डॉलर की बादशाहियत घटेगी, विश्वसनीयता घटेगा। और एक बार गल्फ कंट्री से अमेरिकन बेस हटा तो अमेरिका की इकोनॉमी बच नहीं पाएगी। इसलिए अमेरिका चाहता है कि अमेरिका जल्दी से एस्केप करना चाहता है कि जल्दी से एक हमको सेफ जोन मिले, जिससे मैं इज्जत पूर्वक आराम से बाहर निकल सकूं। नहीं, और थोड़े देर के लिए विश्व को तो कष्ट होगा, इस तेल के चलते, तेल आपूर्ति के चलते, गैस के चलते, लेकिन मेरा समझ ऐसा है कि अगर 1 महीने और युद्ध खींच गई तो अमेरिका की बाट लग जाएगी। ईरान के तो स्थिति है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ईरान की स्थिति है, लेकिन अमेरिका भी बच नहीं पाएगा। अमेरिका भी बच नहीं पाएगा। भारत का जहाँ तक सवाल है पेट्रोलियम का, तो 35 से 36% भारत तो क्रूड ऑयल आपका रसिया से करता है। नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट इराक से करता है, फिर यूएई से करता है, उसके बाद अमेरिका से करता है। नहीं, 44 देशों से भारत पेट्रोलियम आयात करता है, क्रूड ऑयल आयात करता है। उसमें सभी वर्तमान में सबसे टॉप पर रूस है। नहीं, तो भारत क्रूड ऑयल को तो बढ़ा सकता है रूस से खरीदने के लिए, भारत का काम तो चल जाएगा। लेकिन भारत का सबसे बड़ी समस्या है कि LPG, CNG, PNG ना सर, सबसे ज़्यादा, चूँकि भारत अपने ज़रूरत का 60% आयात करता है। 40% आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस या CNG या LNG जो समुद्री जहाज में चलता है वो भारत में मिल जाता है। नहीं, लेकिन 60%, उसमें 60% आयात करता है, उसमें से टोटल का 40% अकेले वो कतर से करता है। अच्छा। और कतर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉक है। तो इंडिया को LPG के लिए, घरेलू गैस के लिए इंडिया को दिक्कत हो सकता है। पेट्रोलियम में बहुत बड़ा दिक्कत नहीं हो। तो क्या लगता है उसकी शुरुआत अभी इंडिया में हो गई है? क्योंकि अभी देखने में अभी आज की स्थिति है कि अमेरिका से एक जहाज आया है LPG आज इंडिया में, रूस से भी आया है। नहीं, तो इंडिया की पूरे देश की इकोनॉमी पर तो एक्चुअली क्या है ना, देखिए,
एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं कि अभी युद्ध कितना दिन चलेगा, तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि अरविंद बाबू की मोरल बैकग्राउंड में आप झांक के देखिए। देखिए युद्ध का नियम होता है। अब अभी बोले ना कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बगैर विश्वास में लिए आप बमबारी कर रहे हैं, किसी राष्ट्राध्यक्ष को मार रहे हैं, किसी राष्ट्राध्यक्ष को पकड़ के ला रहे हैं। मोरल बैकग्राउंड की बात जो है वो अमेरिका बहुत उसमें बैकफुट पर है, खुद को महसूस कर रहा है। तो सर इस समय संयुक्त राष्ट्र जैसी जो संस्थाएं हैं वह कितनी प्रभावी है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इवन वो बिल्कुल नलीफाई हो चुकी है। मैं बता रहा हूँ, उसका किसी पर कोई जोर नहीं पड़ चल रहा है। अब आपको बता रहा है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, देखिए उसके 5 जो मेंबर्स हैं, कोर मेंबर्स, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये और रूस, 5 जो उसके कोर मेंबर हैं वो नहीं सुनते हैं इनके। इस स्थिति में आप समझिए, खासकर अमेरिका नहीं सुनता है। जो भी $20 ट्रिलियन के ऊपर के इकोनॉमी वाले देश हैं उसमें अमेरिका का भी $30 ट्रिलियन के इकोनॉमी के आसपास है। भारत आपको $5 ट्रिलियन के आसपास गया है और वर्ल्ड का 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट बनाए हैं। मोदी जी अभी घोषित किए हैं या 3rd लार्जेस्ट की ओर जाने वाले हैं, फोर्थ के बाद। तो एक्चुअली क्या है ना कि अमेरिका आप सिमटना चाह रहा है क्योंकि वो मोरल बैकग्राउंड में हार चुका है। और जैसा कि इन्होंने कहा, अमेरिका इतना बड़ा बिजनेसमैन है कि वो चाहता है कि 0 नुकसान पे, मतलब मेरा कोई नुकसान ना हो और मैं जीतूं। लेकिन ईरान वाले युद्ध में जैसा कि अरविंद बाबू बोले कि कम लागत के सामग्री से, वार वेपन से अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। तो अब चाह रहा है इजराइल, अमेरिका, ये दोनों चाह रहे हैं कि हम इस वार को सिमटें। लेकिन एक चीज और बोलते हैं, अब चूंकि जिसके राष्ट्राध्यक्ष की आप मारे हैं तो वो भी चाह रहा है कि एक सम्मानजनक लड़ाई अंत हो। ईरान चाह रहा है। आप यहाँ देखिए, ईरान भी डबल डिप्लोमेसी में चल रहा है। एक तरफ भारत जैसे लोगों को सुरक्षित वे दे रहा है, तभी तो आपका हॉर्मुज के बंदरगाह से तेल जो है वो आ रहा है। उधर अमेरिका भी घोषणा कर चुका है कि अभी 1-2 माह आप जैसे लोग जहां से तेल और एनर्जी ले रहे थे, आयात कर रहे हैं, वैसे लेते रहें। ये सारा चीज इस ओर इशारा करता है कि 1-2 माह में हम वार को स्टैब्लिश करें, एज यूजुअल करें, नॉर्मल कंडीशन करें, इसके बाद फिर ट्रेड पर बात करें। तो मेरा जो फोरकास्ट है, मैं अभी बोल रहा हूँ आपके स्टूडियो में, ये अभी 2 माह तक डिस्टेबलाइजेशन की स्थिति रहेगी। 2 महीने तक। तो इससे सर जो स्थिति उत्पन्न होगी किसी भी देश में, तो उससे तो सर स्थिति उत्पन्न हो गई है, आप समझ लीजिए। देखिए जैसा कि अरविंद बाबू बोल रहे हैं, अभी प्रीमियम पेट्रोल पर आपको दाम बढ़ाना पड़ा। बिल्कुल। होता क्या है कि डेफिशिएंसी और आप मांग और आपूर्ति का नियम समझिए। आपूर्ति अगर 2% घटती है, देखिए एक इकोनॉमी का रूल है, आपूर्ति अगर 2% घटेगी तो डिमांड उसका जो है 10% 5 गुना प्रभावित होता है। 2:5 का रेशियो चलता है। अच्छा, ये इकोनॉमी का रूल है कि अगर डेफिशिएंसी 2% भी हुआ ना तो बाजार में वो दिखेगा 5। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि आप साहब 32% ही उत्पादन करते हैं, अपने जो खपत है कंजम्पशन का ओनली 32% आप प्रोडक्शन करते हैं, तो बाकी का जो परसेंटेज है तो वो तो आप मिडिल ईस्ट से ही लेते हैं, और मिडिल ईस्ट पूरा डिस्टर्ब है। और क्रूड ऑयल सर आप मात्र 15% करते हैं, गुजरात के बेसिन से, राजस्थान से और बॉम्बे बेसिन से क्रूड ऑयल का, आसाम से, इतनी 15% आप मात्र ये करते हैं, मात्र 15% आप उत्पादन करते हैं, बाकी ये सारे आप आयात पर निर्भर हैं। नहीं, अभी वर्तमान में स्थिति भारत को, रूस को, चीन को, ब्राज़ील को, अफ्रीका को आना चाहिए, और डॉलर की बादशाहियत जब तक खत्म नहीं होगी तब तक विश्व पर युद्ध थोपा ही जाएगा। मतलब अलग अलग कंट्री चूंकि यहाँ था, अभी वो काला चिपचिपा वो सोना है, ना ब्लैक गोल्ड कहा ही जाता है, ब्लैक गोल्ड है, वो ब्लैक गोल्ड है, और उसके खेल में लाखों जाने हमेशा जाने। नहीं, सबसे बड़ा चीज है ना अरविंद बाबू, देखिए दुनिया को
एनर्जी क्राइसिस 60 के दशक में ही शुरू बार उत्पन्न हुआ था। अभी एक मिनट बोलना जाए, 60 के दशक में यानी 60 से 70 के बीच में एनर्जी क्राइसिस जब हुआ तो दुनिया जो है ना उस हिसाब से अपने को तैयारी नहीं किया। जैसे मोदी जी बहुत बोलते हैं, नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी की बात करते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स या सोलर एनर्जी या नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी को उस प्रकार से आप विकसित नहीं कर पाए हैं। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात करें आप, कुल मिला के 2-4-5% आप वो भी प्रोफेशनल चीज़ों पे लागू नहीं होता है। आप हेवी व्हीकल्स पे लागू नहीं कर पाए हैं। आप हाइड्रोजन ईंधन की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन ईंधन से हम चला देंगे ये, लेकिन हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी। देखिए, ऐसा नहीं है कि वार हुआ और उसके कुछ सर्कमस्टांसेज ऐसे हुए और उसके कंसिक्वेंसेज नहीं आएंगे। मैं कंक्लूडिंग बात बोल रहा हूँ कि वार ये अब 2-3 महीना चलेगा और इसकी तपिश आपको इस वर्ष पूरा महसूस होगा, नहीं अगले 5 साल तपिश हाँ महसूस होगी। 5 साल महसूस। लेकिन जो इसके जो फायदे भी हैं, ऐसा नहीं है, हम बोले ना कि एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी। अब क्या होगा कि वार स्तर पर, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस इंडिया, वार स्तर पर नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी पर बात होगी और एनर्जी सिक्योरिटी पर बात होगी। अब कोई सोएगा नहीं। सर पांडे सर, ये ट्रंप के पहले ग्रीन एनर्जी पर ओबामा ने बहुत जोर डाला था। यूरोपियन कंट्री क्या किए, अपने यहाँ कोयला जलाना बंद कर दिए। आप रसिया से पाइपलाइन आया, वो जो अपने ठंडक के दिन में घर को गर्म करते थे, खाना बनाना सारा चीज़, वो नेचुरल गैस पर वो लोग निर्भर हुए नहीं। ग्रीन एनर्जी पर बहुत जोरदार फोकस किया गया। वर्ल्ड फोकस कर रहा था, ट्रंप आया। तो ट्रंप एक ऐसे होनहार और मूर्ख व्यक्ति, ओबामा के बाद जब ट्रंप आए, तो ट्रंप जब दोबारा आए तो ट्रंप आए तो इन्होंने क्या किया, ग्रीन एनर्जी को सिरे से खारिज कर दिया। यूएनओ में इसके पीछे से उनका कॉन्सेप्ट था अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करना। उनका पेट्रोल डॉलर तो खत्म हो जाता। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन तो हर एक सॉवरेन स्टेट अपना ग्रीन एनर्जी बनाएगा। वेनेजुएला को करे कि न करें, वो करे। भारत इस पर अच्छा पहल कर रहा है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रक भी आई है। सोलर एनर्जी पर सरकार बहुत फोकस कर रही है। नहीं, उत्पाद तेज गति से बढ़ रहा है आगे की ओर। लेकिन समस्या क्या है कि वर्ल्ड चांद पर जाके घर बना लेगा, आप जातिवाद में लगे रहिए। नहीं, आपके यहाँ इन्वेंशन नहीं, ये जो सॉल्यूशन है ना अरविंद बाबू, अभी हमारे पास क्या जो सॉल्यूशन है, सबसे बड़ा चीज़ है वो सॉल्यूशन की ओर ये है कि इंडिया एकदम नॉन अलिग्न मूवमेंट की तरह, जब कोल्ड वार था अमेरिका और उसके बीच में, अभी शशि थरूर साहब ने बड़ा अच्छा बोला है कि इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत ही सुंदर है, बैलेंस्ड है और आप बहुत कम नुकसान के स्थिति में। अच्छा, ये बताइए पंडित सर, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ। जब इंडिया रुपए में आयात कर रहा था तेल ले रहा था रुपए में, तो इंडिया की कौन सी मजबूरी हो गई जो ईरान से तेल नहीं ले सकता था? देखिए, मजबूरी ये है, अभी आपको हम बताएं कि आप अगर ट्रेड में सरप्लस में हैं तो अमेरिका के साथ है, ईरान के साथ नहीं। एक मिनट सर, हाँ ना, उतना कंजप्शन नहीं है। अब अमेरिका के साथ क्या है कि देखिए, आपका सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है सिले सिलाए वस्त्र है। एक मिनट, क्लॉथ सिस्टम जो है MSME, जिसमें सिले सिलाए वस्त्र हो गए। इसके बाद दूसरा में जो गहना को आप रीप्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेस्ड गहना, तो हो गया। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स हो गया। इसके अलावा छोटा छोटा जो पेट्रोलियम से संबंधित सामान, आउटसोर्सिंग हो गया। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पे आप ग्रीन कार्ड धारक, अमेरिका में आप रह करके रोजगार, तो ये सारे चीज अमेरिका के साथ आपका है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब क्या है ना, बता रहे हैं आपको फॉरेन पॉलिसी क्या है कि लोग सोच रहा था कि धीरे धीरे ट्रंप जो है कि सरकार जाए और पुनः वही स्थिति आए, और आएगी, आप देख लीजिएगा। तो उसका इंतजार हो रहा था कि अमेरिका का जो जोर है वो धीरे धीरे घटे। सर, बिलाई के भरोसे कब सीख नहीं, आप अमेरिका को स्थिति है।
देखिए, दुनिया का जो भी देश गरीब हुआ, दुनिया का जो भी, जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल, श्रीलंका दिवालिया स्थिति हो गई, आखिर क्या कारण? नहीं, श्रीलंका का दिवालिया का एक उदाहरण बताते हैं। क्यों नहीं दिवालिया नहीं हुआ? नहीं, उसका दिवालिया का स्थिति अरविंद बाबू समझिए क्या है। वो दिवालिया इसलिए नहीं हुआ कि वो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट और क्या, वो क्या किया कि अचानक टोटल खेती को ऑर्गेनिक कर दिया। देखिए मैं बता रहा हूँ, हाँ सर हमको तो ऑर्गेनिक, अमेरिका ऑर्गेनिक कर दिए तो उत्पादन डायरेक्ट घट गया। हाँ, ऑर्गेनिक सुनिए सर मैं आपको अचानक इतना प्रयोग नहीं करना चाहिए। रसिया यूक्रेन में युद्ध हुआ, सबसे ज्यादा श्रीलंका को आय होता था ट्रैवलिंग से, पर्यटक से। पर्यटक आना बंद हुए। आपके यहाँ से मजदूर अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, नहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, बाहर से डॉलर आपके यहाँ भेजते हैं, आउटसोर्सिंग से आपको आता है, सर्विस से बहुत ज़्यादा डॉलर आता है। अभी स्थिति डॉलर की बादशाहत इस तरीके से है कि भरा पूरा चंगा कंट्री रातों रात गरीब कर सकता है, उसकी इतनी क्षमता है। पूछिए कैसे, आराम से गरीब बना सकता है। आप देख लीजिए, आखिर पाकिस्तान में कौन सा पहले उत्पादन होता था, पाकिस्तान अचानक कंगाल क्यों हो गया? क्योंकि उनके यहाँ डॉलर का आगमन कम हो गया। नहीं, आपको श्रीलंका के पोर्ट पर लगा हुआ है, जहाज लगा हुआ है, वहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ को उतारना है और जहाज वाला कह रहा है कि नहीं आप डॉलर दीजिए तभी देंगे। श्रीलंकाई मुद्रा का कोई वैल्यू नहीं है। तो डॉलर एक ऐसी समस्या है कि अनलेस अनटिल डॉलर का कोई उपाय अगर नहीं खोजा गया तो समस्या बनी रहेगी। दूसरी बात देखिए, ईरान के साथ समस्या क्या होगा? आप IFC जानते हैं कोड में? IFC कोड, बैंक से जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो IFC कोड बैंक वाला पूछता है। स्विफ्ट कोडिंग होता है और इनडायरेक्टली रसिया जैसे कंट्री पर अचानक अमेरिका एक टैरिफ लगाता है, बैन करता है और रसिया की स्थिति खस्ता हाल हो जाती है। स्विफ्ट कोडिंग पर भी अमेरिका का अधिकार है, एकल अधिकार है। इसका एक ही उपाय है परमानेंट बचने के लिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी का अबाउट 40% ये 4 देश मिल करके हैं। ये अगर ब्रिक्स का कॉमन करेंसी अगर बन जाएगा तो अमेरिका से निजात या विश्व को एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। या यूरो को अगर बढ़ावा दिया जाए, इवन यूरोपियन कंट्री सारे त्राहिमाम हैं, सब लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से डॉलर से मुक्ति मिले। उन लोग के साथ ही वही अमेरिका करता है, पूरे नाटो कंट्री के साथ करता है। सर क्या लगता है कि हम नई शीत युद्ध की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, जहां महाशक्तियां अलग अलग गुटों में? ये मल्टीपोलर है। हाँ। शीत युद्ध का मतलब था कि बाइपोलर थी वर्ल्ड। जब बाइपोलर था, एक तरफ रूस था, रूस 16 भागों में बंट चुका है नहीं, और एक तरफ अमेरिका था। और शीत युद्ध में जितनी हत्याएं हुई, शीत युद्ध में कहा गया कि अमेरिका और रूस कभी आमने सामने लड़ाई नहीं किए, लेकिन 5 साल में करोड़ों आदमी की हत्याएं जरूर करवाए नहीं। तो शीत युद्ध तो अब तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। एक तरफ चीन देख लीजिए, चीन इकोनॉमी इस तरीके से आगे बढ़ रही है और चीन किसी भी प्रकार के युद्ध में फंसना नहीं चाहता है। अमेरिका युद्ध में फंसते जा रहा है। अगर यही स्थिति रही, करीब करीब आधे देशों से, खाड़ी के आधे देशों से युआन में चीन तेल आयात कर रहा है या बेच रहा है, निर्यात कर रहा है या आयात कर रहा है नहीं। और अगर ये स्थिति उत्पन्न रही तो एक अच्छी इंटरनेशनल अगर ब्रिक्स वाले करेंसी नहीं भी बनाए तो युआन बन जाए। एन बनने का तो कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। यूरो एक अल्टरनेटिव करेंसी है, यूरो को भी अगर प्रमोट किया जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमी स्थिर रह सकती है। ये युद्ध, अमेरिका कभी भी युद्ध किसी युद्ध के लिए नहीं लड़ता है, अमेरिका केवल पैसे के लिए युद्ध लड़ता है। देखिए इसमें क्या है ना कि अभी जो युद्ध का फेनोमेनन है, जैसा कि हम बताएं कि अभी फिलहाल विराम लगेगा,
लेकिन बीच बीच में ये जो वार है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि अब बता रहे हैं जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि अभी एक संवर्धित यूरेनियम का बहुत बड़ी मात्रा ईरान अपने पास रखे हुए है। ईरान हो गया और इजराइल से जो चोट खाए मुस्लिम कंट्रीज हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि इजराइल से नहीं बदला लें, कि अमेरिका से नहीं बदला लें। ये युद्ध शीत युद्ध आंशिक रूप से बना हुआ रहेगा। क्यों? देखिए बता रहे हैं ईरान अपना एक मिनट से हाँ ईरान अपना बेल्ट संभालेगा, बट आप समझते हैं ना कि एक बार जो चोट खाई हुई नागिन को आप समझते हैं, आप किसी के राष्ट्राध्यक्ष को मारे हैं, किसी के स्वाभिमान को चैलेंज किए। अच्छा आप समझिए कि पाकिस्तान क्यों आपके विरुद्ध में एकदम फ्रॉम बिगिनिंग माने फ्रॉम 1947 से ही आपके पीछे क्यों लगा हुआ है? वो इसलिए लगा हुआ है कि उसको वार में आप न सिर्फ पटखनी दिए हैं बल्कि आप उसको कई बार बेइज्जत किए हैं। तो जो मैंने हमारे शब्दों में तो संस्कृति की भाषा है कि जो बेइज्जत की भाषा होती है, जो एक बार जिसको आप बेइज्जत कर दिए उस पर कभी टॉलरेंट मत कीजिए, कभी विश्वास मत कीजिए, कभी बिलीव मत कीजिए। वो पलट के जवाब देगा जब वो शक्ति में होगा, वही करेगा। देखिए ईरान के राष्ट्राध्यक्ष मारे, वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को आप कब्जा किए, फिलिस्तीन को आप तबाह करने में मदद कर दे रहे हैं, इराक को तबाह करने में मदद किए हुए हैं। तो जिस दिन ये पावर में आएंगे, जिस दिन इनको लगेगा देखिए आपको कुल मिला जुला घात करेंगे ही करेंगे। अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेररिस्ट सप्लाई अगर कोई कंट्री है तो वो है पाकिस्तान। इन डे ब्रॉड लाइट अमेरिका, इन डे ब्रॉड लाइट टेररिज्म को प्रमोट करना, एक काइंड ऑफ द प्रमोटिंग द टेररिज्म, ईरान पर अननेसेसरली वार को थोपना, इतने बच्चों को अभिभावक विहीन करना, माता विहीन करना, पिता विहीन करना, इस दहशत की स्थिति पैदा करना। अभी आप सुने हैं कि अमेरिका का FBI का टॉप ट्रेनर इंडिया में अरेस्ट हुआ है। आसाम और मणिपुर में जो देखें एंट्री किया है, जिसमें 7 का ग्रुप था, कुछ यूक्रेनी नागरिक भी थे 6-7। वो लोग पूरे वहाँ के मणिपुर के एक टेरर ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहे थे। ऐसे ऐसे खुलासा हुआ है कि सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए उनका एक FBI का काम ही है कि साल में ये कंट्री को डिस्टेबलाइज करना है। बांग्लादेश को किए, इंडिया टारगेट है। इंडिया भी इनकी बात नहीं सुन रहा है, तो इतने भागों में इंडिया टूटेगा तो होगा नहीं। लेकिन नट सेल में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ तो बात है जो इंडिया सर झुकाए खड़ा है। इस पर आप लोग को शोध करना पड़ेगा। है कोई बात? हाँ, ये स्थिति पहले मोदी सरकार की नहीं थी, लेकिन विगत में 3-4 महीनों से 5 महीनों से देख रहा हूँ कि इंडिया का कुछ तो बात है जो इंडिया अपने स्टेटस को बढ़िया से, वो जयशंकर के विदेश नीति में उधार नहीं दिख रही है। क्या सर? नहीं, हम इस बात से अब उधार नहीं दिख रही है। मैं देख थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करेंगे सर। आप कीजिए, ये आपका अधिकार है। जैसे क्या है ना कि आपने कहा कि इंडिया में उधार नहीं दिख रही है। जो सेकेंड टर्म ऑफ ट्रम्प है ना, वो अमेरिका को पुनः उसका रेनेसां की ओर ले जा रहा है। मतलब अमेरिका का पुनर्जागरण जिसको कहते हैं, कि उसको फिर से रीमेक अमेरिका और रीमेक नेशनल ग्रेट अमेरिका बनाने की जो बात है। अब किसी भी देश को सर देखिए बता रहे हैं, किसी भी देश को ये राइट है कि आपसे एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, या फिर आपसे आप पर ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड जो टैरिफ है, एक मिनट सर, एक मिनट कंप्लीट कर दीजिए, टैरिफ को इम्पोज करके आपके ट्रेड को हतोत्साहित करेगा। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 95 में बना, इसके बाद जो गैट का जो निर्माण हुआ, एक मिनट, गैट के बाद ये था कि ग्लोबल इकोनॉमी खुला छोड़ दिया जाएगा। ग्लोबलाइजेशन के बाद ऐसा था, लिबरलाइजेशन के बाद कि खुला छोड़ दिया जाएगा। अब बताइए, अमेरिका आपसे निर्यात को हतोत्साहित कर रहा है, आपके निर्यात को। उसका कहना है कि आप साहब निर्यात ज़्यादा करते हो और हमसे आयात कम कर रहे हो, तो हम बैलेंस करेंगे। अब इसमें इंडियन गवर्नमेंट एक संतुलित रोल ही ले सकता था और लिया।
कहीं भी प्रोवोकेशन में नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, दोनों बोलने दीजिए। नंबर 2, ईरान वाली जो मैटर है, लोगों ने कहा कि वहाँ जाकर फादरलैंड बोला या जो भी बोला, ईरान वाली मैटर में इंडिया कहीं है ही नहीं। मिडिल ईस्ट में लड़ाई इराक, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन सब आपस में कब से लड़ रहे हैं, उसमें इंडिया कहीं नहीं है। ये तो मोदी जी की पॉलिसी है, इंडियन गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है कि वो न्यूट्रल रह करके और ईरान से भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हुए हैं और अमेरिका से भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हुए हैं, रूस से भी डिप्लोमेटिक रिलेशन आपका आज के तारीख में है, इजराइल से भी आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन। इंटरफेयर फॉर अ व्हाइल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं, आप बोलिए। आप ये बताइए, जब पूरे ईरान को चारों तरफ से घेरा जा रहा था, अमेरिका का 7वां बेड़ा, फिर ये जो अब्राहम लिंकन के नाम पर जो बना है, जॉर्ज बुश के नाम पर जो, हाँ मैंने अमेरिका को घेरा जा रहा था, अमेरिका घेर रहा था पूरे ईरान को, और स्थिति बन गई थी कि कभी भी अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इस अवधि में एक नादान प्रीमियर, एक नादान प्राइम मिनिस्टर भी इजराइल नहीं जा सकता था। इसको आप माने अथवा न माने, दिस इज द ब्लैंटेंट मिस्टेक ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। नहीं जाना चाहिए। देखिए दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, उस समय जाना। दूसरी बात कि अभी जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है, पत्रकार जब प्रश्न करते हैं पीयूष गोयल से तो कहेंगे कि एस जयशंकर से पूछिए, एस जयशंकर से पूछेंगे तो कहेंगे कि नहीं, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से पूछिए। कुछ तो रजा है सर, कुछ तो बात है। अभी तक कभी क्लियर कट उस पर बहस नहीं हुई, पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई। दूसरी बात कि इतनी बड़ी इनका इशारा फाइल की तरफ तो नहीं है, मेरा इशारा उस ओर नहीं है। मेरा कहना है तो फिर इंडिया क्यों झुक रहा है कि कुछ तो बात है। नहीं, जो बात आपके दिमाग में आ रहा है वो शेयर कीजिए। बात है, क्या बात है? हाँ, बात क्या है? ये बताइए। वर्ल्ड के 15 प्रीमियर रिजाइन किए, 15 प्रीमियर रिजाइन किए वर्ल्ड के। इवन की ब्रिटेन का राजा का जो चार्ल्स जो इनका मिला जुला कर के दौरान ही रिजाइन किए। क्या लगता है सर? सुनिए, वो भी रिजाइन किए। नहीं, ऐसे लोग, कुछ मेयर रिजाइन कीजिए, अम्बेसडर रिजाइन किए, बड़े बड़े आयोग के अध्यक्ष रिजाइन किए। क्या सुनिए सर, रिजाइन के पीछे सर ये कहीं जा रहे हैं, रिजाइन के पीछे नहीं, इनका कहना है ना, देखिए ये काहे बगाहे कह रहे हैं कि कोई ऐसा सीक्रेट इंडिया के जो सुप्रीमो है या इंडिया के जो गवर्नमेंट का हेड जो कर रहा है उसका अमेरिका के पास है, इसीलिए अमेरिका और इजराइल के पास है या कहीं और है, जिसके कारण हमारी जो सरकार है वो दबी हुई है। हम सिरे से इनकार करते हैं, कहीं भी इंडिया झुक नहीं रही है। इंडिया बहुत सलीके से काम कर रही है और इनके बातों से मैं एग्री नहीं हूँ। इंडिया पूरी डिप्लोमेटिक जो इंडिया के है डिप्लोमेसी और बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। एस जयशंकर की आवाज निकलती थी तो दूर तलक जाती थी। जयशंकर की आवाज इतनी शार्प और इतनी तेज, आज भी मैं जयशंकर का मुरीद हूँ। इंडिया को टोटल पेट्रोलियम से जानते हैं फायदा कितना हुआ रूस से आयात करने में? $15 लाख, जिसमें $10 लाख अकेले रिलायंस एंड कंपनी को मिला है। $5 लाख इंडियन गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ। अब यदि $5 लाख इंडिया सरकार को मिले, $10 लाख रिलायंस को मिले और टैरिफ पूरे इंडिया झेले। नंबर 1, जब तेल आयात की बात आई तो जयशंकर प्रसाद बार अमेरिका प्लीड करता था कि नहीं, यू हैव टू जस्ट स्टॉप द इंपोर्टिंग द क्रूड ऑयल फ्रॉम द रशिया। अमेरिका बार कहता था कि ये बैन कर देंगे, वो बैन लगा देंगे, 50% तक बैन लगा दिया तो भी मोदी सरकार नहीं झुका। बोला कि नहीं, वी आर द सोवरेन कंट्री, मैं संप्रभु देश हूँ, मुझे इसके साथ सुन लीजिए, का वही है। सुनिए, उस फाइल के आने के बाद ये सब सिनेरियो बदला है। सुनिए सर, हम समझ गए, बोलने दीजिए हमको। उस समय क्या हुआ
कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, जयशंकर चिल्ला करके कहा कि मैं संप्रभु देश हूँ, हमको किससे खरीदना चाहिए और किससे नहीं खरीदना चाहिए, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। अमेरिका कौन होता है? जब इनको सेम क्वेश्चन वाज रेज्ड टू आवर रिस्पेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, तो बोले कि तो रिलायंस वाले समझे, नायरा एनर्जी समझे कि किससे खरीदेगा किससे नहीं खरीदेगा। इंटेंसिटी ऑफ द वर्ड्स, सर आपको नहीं लगता है? नहीं, हमको कुछ नहीं लगता है, हमको ही लगता है। आप बताइए, हरदीप पुरी बोले पहले कि हम 2-3 बार मिले हुए, ये देखिए अंत में वही आ रहे नहीं हैं। लेकिन 14 बारें मिलते हैं और 62 बार इनको 62 शायद मैं गलत बोलूं, 42 से 43 बार उनके साथ उनका किसी न किसी रूप से संवाद हुआ है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं क्या कि दुनिया में पहला ऐसा मंत्री है, वो भी पेट्रोलियम मिनिस्टर है, जो रिजाइन नहीं किया हो, एक भारतीय का है। हाँ, कोई हाथ है यहाँ के लोगों का? फाइल में महात्मा गांधी जी का भी नाम है, हम नहीं बोल रहे हैं। आप समझ लीजिए कि कितनी उसकी कितनी सच्चाई है। मैं वो बात नहीं, वो कितनी सच्चाई है। हाँ, मैं फाइल की मेरा कहना तो सेक्रेसी बोलिए ना, वैसा कौन से सेक्रेसी है जिसके कारण इंडिया मजबूर है? कुछ बात है, नहीं, कुछ जो बात है उसको इशारा कीजिए। कुछ बात है सर। हाँ, तो वो बात कौन है? चूंकि हमारे नॉलेज में नहीं है, हाँ, जो पूरे कन्विक्शन के साथ मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी जो वर्तमान में 4-5 महीने से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, उससे देख करके लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में वो धार नहीं है जो पहले थी। कोई बात है, और इतना मजबूर आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ। चलिए सर, कहानी को हम अब यहीं बिल्कुल समाप्त करते हैं। एक एक बात दोनों से ले लेंगे। ये जो युद्ध हो रहे हैं, उससे भारत पर कितना प्रभाव पड़ेगा, और ये प्रभाव जो है वो कब तक दिखेगा, कितने दिनों तक दिखेगा? जैसे सर अभी पेट्रोल जो है, डीजल जो है 106 रुपये कुछ पैसे है, तो आने वाले भविष्य में डीजल, पेट्रोल या फिर देखिए गैस जो है, दुनिया का 147 लाख करोड़ का वो जो सऊदी अरब में जो सबसे बड़ा वो जो पावर प्लांट ये है, पेट्रोलियम रिफाइनरी जो प्लांट है, उस पर हमला हुआ था, शायद बच गया, कुछ हुआ नहीं था। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, गल्फ कंट्रीज का, खाड़ी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, कतर का जो गैस पावर प्लांट है वो अगर तबाह हुआ, नहीं ईरान का तबाह हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, तब तो वर्ल्ड इकोनॉमी एकदम बर्बाद हो जाएगी, रिसेशन की स्थिति आ जाएगा। और जैसा कि आज अमेरिका ने धमकी दिया है कि वहाँ के गैस प्लांट पर हम आक्रमण करेंगे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली नहीं किया, और अमेरिका या किसी नाटो के बस का चीज़ नहीं है कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करा ले। पूछिए कैसे? जो माइंस की जो लोग बात करते हैं, एक्चुअली जो हम लोग मिसाइल छोड़ते हैं वो पानी का मिसाइल है, पानी में चलने वाला अंदर नहीं, और रिमोटेडली वो वार रूम से कंट्रोल होता है। उसको अब कहाँ ढूंढ पाइएगा? उसके लिए कोई सिस्टम ही नहीं है कि कहाँ पड़ा हुआ है। तो मतलब आपका कहना है कि लंबा खींचेगा, ये लंबा खींचेगा अनलेस अनटिल अगर इज्जत पूर्वक युद्ध को समाप्त नहीं किया गया, ईरान के साथ प्रतिष्ठा पूर्वक पेश नहीं आया गया, तो वर्ल्ड को इसका दूरगामी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और शायद अमेरिका रूपी ये है दरोगा है, उनका सूर्यास्त हो जाएगा अंतिम रूप से। ये वार अब अंतिम चरण में है। 2 माह ये थोड़ा और इसमें उठापटक देखने को मिलेगा, कोई पक्ष हावी रहेगा, कोई पक्ष डाउन जाएगा, अंततः ये 6 महीना में न्यूट्रल हो जाएगा। उससे स्थिति सर जो उत्पन्न होगी, उससे स्थिति अभी ये उत्पन्न होगी। अभी आपको हम बताए कि डिमांड और जो पूर्ति का नियम है कि 2% कमेगा तो आपको लगेगा मार्केट में कि 5% कम गया है, 2% कमेगा तो 5% कमेगा। अगर यही 5% कम जाएगा तो फिर उसी के अनुपात में 20 से 25% आपको लगेगा कि कमा है। तो अभी क्राइसिस जो है देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन 1 माह के बाद अगर जो स्टॉक है,
जो भी हॉर्मुज में स्टॉक है या रूस से तेल की छूट है, यह अमेरिका के रुख पर निर्भर करेगा। अगर अमेरिका कहेगा कि तेल आप कंटिन्यू नॉर्मल होने तक लेते रहें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा प्रभाव दिख सकता है, बट खाड़ी युद्ध वाली स्थिति नहीं है। निकट भविष्य में वो महंगाई नहीं, बढ़ने वाली है। सर एक में देखिए महंगाई तो बढ़ गई ना, कहाँ महंगाई नहीं बढ़ गई। आप उद्योग देखिए, टाइल्स उद्योग बंद है, जितने जो ऊर्जा से रिलेटेड है, ट्रक चलता है तो तेल का दाम बढ़ेगा तो भाड़ा बढ़ेगा। उत्पादन में ना आपका गैस, पेट्रोलियम, डीजल का दाम बढ़ेगा तो सारे सेक्टर में प्राइस बढ़ेंगे, बिल्कुल, धन्यवाद सर। प्रभावित होगा। देखिए, ये थे हमारे साथ नरेंद्र पांडे, प्राचार्य सरकारी मध्य विद्यालय डेमा पलामू झारखंड, और अरविंद सिंह, तक्षशिला पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, जिन्होंने अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, उससे क्या कुछ खाड़ी देशों में या विश्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। दोनों जो हमारे मेहमान थे, इन दोनों ने भी बारीकी से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। आपकी जो प्रतिक्रिया है, आपने जो समझा है, और आपके जहन में जो दिमाग में जो प्रतिक्रिया चल रही है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उस पर भी एक दिन स्पेशल बैठेंगे और फिर चर्चा करेंगे। बाकी तब तक के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए CTO न्यूज। धन्यवाद।